ठीक है। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग एंड गुड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, एंड आई वेलकम यू टू टुडे सेशन, जहाँ पे हमारे साथ दो ही बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं हमारे साथ, जो हमारे नवंबर 23 में मेरिट होल्डर्स हैं। हमारे साथ है सबसे पहले आदित्य नंदवाना, जिनका AIR 9 आया सी इंटरमीडिएट नवंबर 23 के एग्जाम में, और हमारे साथ है जल्दी बोरा, जिनको AIR 13 आया हमारे सी इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में। दोस्तों, ये यहाँ आए हैं आप लोगों से मिलने के लिए, आप लोगों से बातें करने के लिए, और कुछ ऐसे आपको इंसाइट्स देने के लिए जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बट बिफोर वी बिगिन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अदित, थैंक यू जल्दी फॉर योर टाइम। इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड सुपर कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन वट एवर यू हैव अचीव्ड। तो सबसे पहले ये बताओ, अभी समय हो चुका है, आज रिजल्ट को आकर के 4 दिन हो गए, चार नहीं ज्यादा हो गए, 6 दिन हो गए। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को अभी भी वो रैंक का जो, वो जो डोपामीन होता है, जो हैप्पीनेस होती है, वो अभी भी है कि अभी हो गया अब सब कुछ, अब बस आर्टिकलशिप किधर मिलेगी उस रेस में लग गए। हाँ सर, अभी तो जैसे रैंक आया तो उसके बाद 2-3 दिन तक पूरा डोपामिन एकदम बूस्टअप हो गया था। और अभी अभी ऐसा हो गया है कि जैसे आर्टिकलशिप कहाँ मिलेगी, बिग फोर में मिलेगी या नहीं, जहाँ पे अप्लाई किया यहाँ पे मिलेगा या नहीं। तो अभी वो वापिस टेंशन शुरू हो गया है मतलब। अच्छा, तो अभी जैसे आप लोगों को ऐसे ही रैंक था सर। आया, तो आप लोगों को बिग फोर से आर्टिकलशिप करनी है, कि पहले रैंक के पहले भी आपने सोचा था कि बिग फोर से ही आर्टिकलशिप करनी है? सोचा तो सर वहाँ का ही था, बिग फोर्स का ही। सोचा तो बिग फोर्स का ही था। सोचा बिग फोर से पहले भी यही बिग फोर का ही सोचा था। ठीक है, यस सर। तो रैंक नहीं आती तो भी बिग फोर ही ट्राई करते। यस सर। हैं। श्योर सर। ये चलो रैंक आया तो थोड़ा बूस्टअप हो गया कि अभी तो पक्का वहाँ पे ही करना है। हाँ, तो आप लोग जब अभी रैंक आ गई तो बिग फोर सामने से आकर के अप्रोच करते हैं क्या आपको, कि आप ही लोगों को अप्लाई करना पड़ता है? नहीं नहीं, अप्लाई तो हमें ही करना पड़ता है, अभी तक सामने से कुछ तो अप्रोच नहीं हुआ है। कोई प्रेफरेंस मिल जाती है ऐसा? हाँ, प्रेफरेंस मिल सकती है हमें। प्रेफरेंस इन द सेंस, थोड़ा मतलब बहुत मिलता आपने ही है कहा आप लोगों प्रेफरेंस। का कोई ऐसा प्रेफरेंस है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन की आपने हर जगह के बिग फोर में अप्लाई कर दिया? ना, वैसे मेरा तो स्पेसिफिक प्रेफरेंस अहमदाबाद ही है कि वहां पे मिले तो बेटर है। अच्छा, तो जल्दी आप अहमदाबाद से, और अमित आप कहाँ से हो? कोटा राजस्थान, राइट? कोटा। परफेक्ट। तो आप आपका कहाँ से, आदित्य कहाँ से करने वाले हो आप आर्टिकलशिप? मुंबई और पुणे आई थिंक। अच्छा, पुणे तो भाई अपना शहर है, आप तो पुणे जरूर आ जाओ, आप तो पुणे में कर लो, आपको कुछ लगे तो बता देना। बट एनीवे गाइस, नाउ कमिंग टू द ब्रॉडर टॉपिक, जो हमारा यूट्यूब में ये वीडियो देखने वाले हैं वो हमारे ऑडियंस है, दो तरह के ऑडियंस हैं जो बेसिकली एग्जाम अभी आने वाले अटेम्प्ट में लिखने वाले। दो हैं, एक तो जिनका सबसे पहली बार एग्जाम, और दूसरा वो बच्चे हैं जो किसी तरीके से नवंबर 23 में अनफॉर्चुनेट रहे, तो वो लोग भी लिखेंगे। तो आप लोगों से मेरे कुछ सवाल हैं, आप दोनों में से एक एक करके जवाब दीजिए, जिसको भी अपनी कोई एक्सपीरियंस शेयर करनी है। पर सबसे पहले, बिफोर वी बिगिन, टेल मी वेरी ऑनेस्टली, बोथ ऑफ यू, डिड यू एक्सपेक्ट अ रैंक? नहीं डिड सर, यू विश एक्चुअली नो फॉर एक्सपेक्ट अ तो रैंक इज डिफरेंट, बट डिड यू एक्सपेक्ट अ रैंक, कि रैंक आएगी, आनी चाहिए? नो सर, एक्सपेक्ट तो कभी नहीं नो। किया था कि रैंक आएगा। वो जब वहाँ पे मेरिट लिस्ट में जाके देखा और वहाँ पे रैंक मिला तो मतलब पूरा अलग ही सरप्राइज ही हो गया था, शॉक ही हो गया था मैं तो। मतलब ऐसा सोच लिया था कि इतना परफॉर्म किया है कि पास तो हो जाएंगे, बट ये रैंक एक्सपेक्टेड नहीं था। व्हाट अबाउट यू आदित्य? सेम मेरा भी था। सर पास का तो था भाई, पास तो हो ही जाएंगे कैसे भी करके। बस रैंक का नहीं सोचा था ऐसा बस। ये जो आपने बोला पास तो हो ही जाएंगे, ये रिजल्ट के पहले भी वो कॉन्फिडेंस आता है कि वो ऐसा रहता है ना, भगवान प्लीज पास तो करवा ही देना, इतनी तो मेहनत करिए। वो पास हो जाने के बाद हमारा लैंग्वेज बदलता है, बोले पास तो हो ही जाएंगे, ये तो लगा ही था। पर राइट, आई हैव सीन ये दिस, तो आई हैव सबके नोटिस साथ ही दिस रहता में। है। हाँ, मैं भी जितने, मेरे खुद जब सीए फाइनल में रैंक आई थी ना, तो मेरे को एक चीज तो क्लियर था कि भगवान मैंने इतनी मेहनत करी है कि मेरे को पास तो दिला देना, ऊपर की जो तेरी श्रद्धा है वो दे देना, पर उसके अलावा उससे कम मत करवाना, क्योंकि हम फेल हो गए तो हम दोबारा ऐसी कोई चीज कर नहीं पाएंगे जिससे हम पास हो जाए, हम अपना भी गो ऑल इन इन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट। बट दैट इज सुपर ग्रेट गाइस। तो मेरे को एक एक करके बताओ दोनों, मेक आंसर दिस थिंग टू मी। What do you think was the reason behind you getting a rank? If I ask you, what are the three reasons that आपने भी सोचा होगा ना, यार मेरे को रैंक क्यों आ गई? मेरे को रैंक तो मैंने मांगी नहीं थी, पर मैंने कुछ तो अलग किया होगा ना जिससे मेरे को रैंक आ गई। तो नाउ व्हेन यू थिंक कि ऑन द हाइंडसाइट मैंने क्या किया, तो व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट यू थिंक वर्क फॉर यू एंड हेल्प यू गेट अ रैंक? मे बी आदित्य, इफ यू वांट टू गो फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो वो पीवाईक्यूज और वो एमटीपीज को लिख के सॉल्व किया था, कुछ कुछ जैसे तीन तीन तो हर सब्जेक्ट के किए ही थे कम से कम। तीन तीन मतलब क्या? तीन अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज और एमटीपीज लिख के सॉल्व किए थे आपने? हाँ। एंड दिस इज फॉर बोथ थियरी एंड प्रैक्टिकल? यस सर। परफेक्ट।
ग्रेट। नंबर 2? सर नंबर 2 मैंने वो रिवीजन ऐसे नहीं, मैं बुक खोल के स्टार्ट किया था, रिकॉलिंग की टेक्निक स्टार्ट की थी मैंने। जैसे मतलब सेक्शन नंबर देख लिया और फिर उसमें से मेरे को जो जो आ रहा है वो मैंने मेमोराइज करना स्टार्ट किया। पहले वही मेरे को यही आ रहा है, फिर जो पॉइंट रह रहा है उसको चेक किया बुक में। दैट्स वेरी न्यू। आई हैव नॉट सीन अ स्टूडेंट डू दिस। आप कह रहे हो कि अगर मान लो आप लॉ पढ़ रहे हो, तो लॉ में आपने एक सेक्शन नंबर खोला और वो सेक्शन नंबर में क्या है, आप रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो रिकलेक्ट कैसे? ऐसे बस फिर बैठे वो बैठे कि आप उसको स्क्रिबल करते थे? कैसे रिकलेक्ट करते थे? जैसे पहले माइंड में से सोचते हैं ना भाई, जैसे इसमें 5 पॉइंट्स है और फिर इसमें 5 पॉइंट्स में दो दो पॉइंट्स ऐसा है, उस टाइप से। ओके। और फिर तो उसमें आपने से जैसे कोई पॉइंटर्स, पॉइंट नंबर मिस हो ऑफ गया पॉइंट्स तो याद उसको कर रहे थे, पूछना। उस नंबर ऑफ पॉइंट्स में रिकलेक्ट किया था आपने। दैट वर्क्स। जैसे दैट हाउ डज दैट वर्क? मतलब क्या फायदा होता है इससे? सही सही यूं है कि अपन एग्जाम में ब्लैंक नहीं होते, मतलब कुछ कुछ तो याद आ ही जाता है थोड़ा बहुत तो। क्योंकि हमने अपने दिमाग को बार बार हैमर किया है हर बार कि याद करो याद करो, तो एग्जाम में ब्लैंक नहीं होते। दैट इज वेरी नाइस। एंड थर्ड, व्हाट इज थर्ड सीक्रेट? ऐसे सिलेबस टाइम पे खत्म हो गया था मेरा, मतलब फर्स्ट रिवीजन और सेकंड रिवीजन ऐसा। यार ये तो पर टाइम पे आपका खत्म हो गया, तो आपको क्या लगता है बच्चों का टाइम पे सिलेबस खत्म क्यों नहीं होता है? आपने देखा होगा ना, आपने अपने फ्रेंड्स को ऑब्जर्व किया होगा, कुछ गलतियां वो भी करते होंगे। व्हाई डू यू थिंक उनका सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं होता है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना हर किसी का जिसका सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा वो रैंक ले आएगा। दैट इज नॉट ट्रू। बट जिसका सिलेबस भी टाइम पे खत्म नहीं होता वो क्यों होता है? तो वो पैनिक कर जाते हैं और फिर सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, तो हर सब्जेक्ट में सिलेबस भी बहुत वास्ट होता है। हर सब्जेक्ट का सिलेबस भी बहुत वास्ट होता है, वो पैनिक कर जाते सिलेबस हैं। भी पर बहुत वास्ट होता है। तो आप कह रहे हो पैनिक तो वो भी करते हैं, आप भी करते हो, पर आपने पैनिक करने के साथ साथ भी अपने शेड्यूल को कंट्रोल में रखा शुरू से, राइट? हम्म। और आदित्य, शायद आपने बोला था यस ना कि आपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम देते ही, रिजल्ट आने के पहले आपने अपने इंटर की पढ़ाई शुरू कर दी थी, राइट? सर, एक सब्जेक्ट लॉ की थी मैंने स्टार्ट, और बाकी किसी सब्जेक्ट की नहीं की थी मतलब। तो आप उस समय पे, आपने मेरे को उस समय पे आईसीआई के वो सीए ट्यूब वाले चैनल पे आपने मेरे को वहां पे फिगर आउट किया था, तो आपने लॉ की पढ़ाई उसी समय शुरू कर दी थी। यस सर, तो मेरा जब तक रिजल्ट आया था तब तक मेरा 50% सिलेबस हो गया था ऑलमोस्ट, कंपनी लॉ वाला तो पोर्शन। माय गुडनेस। फिर उसके बाद आपने, जैसे ही रिजल्ट आया, तो यू जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम डे वन विद लॉट ऑफ एनर्जी टू फिनिश योर सिलेबस ऑन टाइम, एंड फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, ये सब आपने तभी से गियर डाल दिया था, राइट? यस सर। तो मतलब इससे लर्निंग हमारी ये होती है कि हम लोग चाहे जितना भी पढ़ ले, यू हैव टू स्टार्ट ऑन टाइम, राइट? एक होता है कि शुरू शुरू के 3-4 महीने बहुत ढिलाई करी हमने, और आखिरी के 6 महीने एकदम दबा करके पढ़े। उससे बेटर है कि शुरू वाले दिन से ही गियर डाल दो धीरे धीरे करके सिक्स्थ गियर पे, ताकि जितनी जल्दी सिक्स्थ गियर पकड़ेगी तुम्हारी पढ़ाई, उतनी जल्दी तुम आगे बढ़ोगे। बट एनीवे, ये बात उन बच्चों के लिए रेलेवेंट नहीं है जो इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए। उन पे आते हैं हम थोड़ी देर में आदित्य, बिकॉज आई वुड वांट यू टू हेल्प दीज गाइस, कि हाउ कैन दे probably not do the same mistakes again. But let's come to जल्दी। आप बताओ राजा, आपके 3 ऐसे क्या चीजें थी जो आपकी स्ट्रेंथ बन गई? सर सबसे पहले तो जैसे आदित्य ने बोला कि आपको पास पेपर क्वेश्चंस एंड एमटीपी तो आपको अटेम्प्ट करना ही है, तो मैंने आप मोस्टली कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, यू कैन नॉट कॉपी, हाँ यू हैव टू गिव 3 न्यू पॉइंट्स। अच्छा। तो पहले तो सर मैंने क्या किया था कि जो थियरी के सब्जेक्ट्स है, जैसे कि जो अभी तो वैसे निकल गए, वैसे तो ईआईएस एंड ईआईएस तो अभी निकल गया है, लेकिन फिर भी वो सबसे टफ सब्जेक्ट था, और उसके साथ एसएम एंड वो सब जो थियरी सब्जेक्ट्स थे, उसमें उसमें जो हार्ड हार्ड जो आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसका मैंने सारे एब्रीविएशंस बना लिए थे, कि जैसे ऐसा बहुत लंबा आंसर है तो वो ऐसा याद नहीं रह रहा है, तो उसके मैंने हाँ, गो। तो मैं कह रहा था कि जो सारे हार्ड हार्ड आंसर्स और लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स होते थे थियरी में, तो उसके मैंने सारे एब्रीविएशंस बना लिए थे, और उससे मुझे मेमोरी पावर मेरा बढ़ रहा था। और जैसे सेकंड पॉइंट आपने बोला, तो सेकंड पॉइंट में मैंने जो मैं ऑफलाइन मैंने कोचिंग लिया था सीए इंटर में, तो वहाँ पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज होती थी, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस एमटीपी एंड ऑल दैट, तो वो सारी रेगुलर मैंने टेस्ट सीरीज दी थी, तो उससे मेरा क्या होता था, राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ गया मेरा। तो 3 आवर्स पेपर पेपर कैसे खत्म होता है और पेपर इफेक्टिवली कैसे खत्म होता है, वो मुझे बड़ी अच्छी तरीके से आ गया था। तो वहां पे इसमें जितने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर मी एज ए टीचर। एक सेकंड, पहले मैं क्लैरिफाई कर लूं। आपने कहा आपने सारे ऑफलाइन क्लासेस लिए थे, बट आपने लॉ इंटर ऑनलाइन लिया था, राइट? यस ओके। यस। मेरे को लगा भाई मैंने कुछ मिस तो नहीं हो गया मेरे से। बट एनीवे, तो आपने ऑफलाइन क्लासेस लिए थे, लॉ इंटर ऑनलाइन लिया था। तो अच्छा ये बताओ, जैसे लॉ की भी मैं टेस्ट लेता था, तो हम्म। क्या वो टेस्ट भी आप लिखते थे? हाँ, वो टेस्ट भी मैंने 90% ऑफ द टेस्ट मैंने ट्राई किया था लिखने का, क्योंकि मेरा शेड्यूल नहीं हो पाता था, क्योंकि ऑफलाइन भी जाना पड़ता था और लॉ के लिए ऑनलाइन था।
बट उसके बाद भी आपने 90% टेस्ट लिख लिया। हाँ यस। ठीक है, मैं आपको एक रियल स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ रजा। जैसे अभी हमारा May 24 का बैच था, तो अगर मान लो क्लास में फेस टू फेस में मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, आई हैव सीन दैट 100 में से 10% या 20% ही बच्चा, 10% ले लो, 20 भी नहीं, 10% बच्चा है जो आखिरी टेस्ट तक क्लास में रुकता है। क्लास की स्ट्रेंथ जैसे 1000 से शुरू होती है, तो वो क्लास की स्ट्रेंथ बाय द एंड ऑफ द बैच एक तो वो 500 पे आती है। 50% बच्चे तो क्लास ही फिनिश नहीं कर पाए टाइम पे। और दूसरी चीज, बच्चे जो क्लास आते भी हैं वो टेस्ट नहीं लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा जल्दी, बैक मी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बच्चा टेस्ट इसलिए नहीं लिखता है क्योंकि उसको लगता है मैं 100% प्रिपेयर्ड नहीं हूँ टेस्ट के लिए, मेरा ये रिविजन बचा हुआ है, मेरा ये क्वेश्चन बैंक करना बचा हुआ है, एक बार कर लूंगा फिर टेस्ट लिख लूंगा। ना तो वो चीज खत्म करता है, ना तो वो उसके बाद टेस्ट लिखता है, दोनों ही चीजें नहीं करते हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ बच्चे होते हैं जो अपना बेयर मिनिमम प्रेपरेशन लेवल पे ला करके टेस्ट लिख लेते हैं, क्योंकि उनको ये पता है टेस्ट लिखना जरूरी है, आज नहीं तो कल लिखना जरूरी है, अगर वो छूट गया तो मैं फिर कभी नहीं लिख पाऊंगा। तो आई थिंक सेकेंड, राइटिंग टेस्ट पेपर ऑफ द वंस दैट आर गिवन इन द क्लास, नॉट द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो लिखोगे जब लिखोगे, क्लास में जब आपके फैकल्टीज आपको टेस्ट ले रहे हैं वो लिखना बहुत जरूरी है। दैट इज एन, सी वॉज इट इज कमिंग इन हिज टॉप 3 थिंग्स दैट गिव हिम अ रैंक, राइट? सो माइंड दैट केयरफुली। थर्ड पॉइंट क्या है जल्दी? तो थर्ड पॉइंट ये है कि जो आपके साइड बाय साइड आप नोट्स बनाते जाते हो आपकी ओन लैंग्वेज में, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। मतलब जैसे कि कोई लॉ में एक बढ़िया प्रोविजन है, उसमें जो आपको या तो याद नहीं रह रहा या तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप साइड में नोट के तरह लिख लो, या तो स्टिकी नोट्स कर दो। तो वो आप जितने सब्जेक्ट्स में करो, प्रैक्टिकल में भी वो काम आएगा, या फॉर्मूला आपको जो याद नहीं रहा वो आप नोट्स में करके लिख दो, तो वो आपको बहुत काम आएगा आपकी ओन लैंग्वेज You have simplify things. में। That is यस why you get the whole first 4-5 months to simplify things। कि मेरे को अगर कोई सेक्शन डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ नहीं, मैं अगला 1 घंटा वो सेक्शन लेकर के बैठूंगा, उस सेक्शन को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं उसको क्लियर करूंगा। बट गाइस, व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर यू जल्दी? व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर यू? सर, इट वाज EIS ओनली। चलो EIS SM वाला वाला जो था, यस EIS तो वाला। चलो EIS तो हट गया, तो SM भी टफ लगता था कि नहीं लगता था? ना ना ना, ऐसे ऐसे में टफ नहीं लगता था, क्योंकि EIS उसमें टफ लगता था तो अंडरस्टैंडिंग हट हो गया। जाता था। सेकेंड टफेस्ट क्या था आपके लिए? सेकंड टफेस्ट टैक्सेशन। टैक्सेशन था। और आपके लिए क्या था? सेम EIS और फिर ऑडिट। ऑडिट, और फिर टैक्स आता था, ऐसा मतलब ऑडिट सेकंड पे आता था। ठीक यस है। सर। तो आपने, जल्दी आप मेरे को बताओ, हाउ डिड यू मैनेज योर टैक्स टू गेट अ गुड स्कोर? एंड फिर आदित्य आप बताओ, हाउ डिड यू मैनेज योर ऑडिट टू गेट अ गुड स्कोर? ठीक है, पहले लेट्स गो विद जल्दी, आप बताओ हाउ डिड यू, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डिड फॉर टैक्स व्हिच पीपल आर नॉट डूइंग? सर टैक्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप जितनी सम्स की प्रैक्टिस करो, और उसके उसके भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप प्रोविजन कितने बार आपको मेमोराइज हो रहे हैं, या फिर कितनी बार उसकी आप लर्न बाय हार्ट करने की ट्राई कर रहे हो। क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारी लिमिट्स होती है, बहुत सारे परसेंटेज होते हैं। TDS या TCS वाला चैप्टर ले लो, तो करेक्ट। उसमें आपको बहुत मोस्टली स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या होती है कि उसको याद कैसे रखें, सारे सेक्शन के साथ जो परसेंटेजेस हैं वो सब याद कैसे रखें। तो सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोविजंस, कि आप उसको अच्छी तरीके से कितने मेमोराइज कर सकते हो। और उसके बाद आपको सारे सम्स पे जाना है। एप्लीकेशन। यस। Okay, so you focused majorly on the provision. So, यस Jalti, how were you able to make sure कि जो इतना वॉल्यूमिनस सिलेबस है टैक्स का, उसको आपने कैसे 1.5 दिन में वो किया? सर, सेम थिंग कि मैंने बहुत सारे नोट्स बना रखे थे कि कौन सा प्रोविजन समराइज करके कैसे मैं या रिवाइज बहुत कर बड़ा है सकते तो हो। 5 to 6 लाइन में कैसे मैं उसको समराइज करके पॉइंट वाइज लिख दूं। तो मैंने सारे नोट्स ही ऐसे बना रखे थे। और मॉड्यूल में भी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो सारा अंडरलाइन करके उसके बाजू में स्टिकी नोट्स करके कर रखा था। तो वो मुझे बहुत हेल्प किया। परफेक्ट, परफेक्ट, दैट इज हेल्पफुल। मतलब बेसिकली आपने एफर्ट्स डाले उसको समराइज करने में, रादर देन आस्किंग फॉर समवन सम रेडीमेड एफर्ट कि भाई तुम मेरे को छोटे नोट्स दे दो, तुम मेरे को बड़े नोट्स दे दो, जो भी है उसके वो तो था ही था। पर आपने अपने लेवल पे चीजों को समराइज किया, विच इज ट्रू। हम जब कोई सेक्शन पढ़ते हैं तो हमको फील आती है कि यार इतना सारा लिखा है, रेलेवेंट नहीं है, इसको तो मैं 5 लाइन में लिख दूंगा, इसका तो क्रक्स है। वो आपने लिख लिया, मतलब आपने बैक एंड पे सेल्फ स्टडी में बहुत मेहनत करी। परफेक्ट। व्हाट अबाउट यू आदित्य, हाउ डिड यू मैनेज ऑडिट फाइनली? सर फर्स्ट, जैसे फर्स्ट रीडिंग होती थी ना, तो उस टाइम पे तो अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया उसका। समझ में आना चाहिए क्या लिखा है और मतलब इसका मीनिंग फिर क्या है आया ऐसा। आपको समझ में ऑडिट फाइनली? थोड़ा बहुत तो आया। थोड़ा बताया, ठीक है। ओके। बेसिक बेसिक तो आ गया था। हाँ फिर ठीक सेकंड है। टाइम में लर्निंग में स्टार्ट किया, वही लर्निंग फोकस करते हुए, जैसे कुछ पॉइंट्स है तो उनको रिमेम्बर करे, कुछ कीवर्ड्स, फ्लावरिंग वर्ड्स होते हैं उनको याद करना स्टार्ट किया। हम्म।
फिर मेरा बाद में ऑडिट उसके एमटीपी सॉल्व किए मैंने। एमटीपी सॉल्व किए, अच्छा वही जो आपका स्ट्रेंथ है, पास्ट पेपर और एमटीपीस, ओके। ओके, सो मेरा मेरा ऐसा था ना, सात, हमारे अटेम्प्ट में शायद 7 सब्जेक्ट थे बोथ ग्रुप के, इंटर बोथ ग्रुप में 7 सब्जेक्ट्स, देयर वर 7 सब्जेक्ट्स, जिसमें 6 सब्जेक्ट में मेरे को एग्जामेशन आया, ठीक है, 60+। एक सब्जेक्ट में मेरे को आया .40, और वो था ऑडिट। मतलब अगर मैं उसमें 38, 37, 36 कुछ आता था, तो शायद अगले अटेम्प्ट में मैं जाके बैठ के सिर्फ ऑडिट लिख के आता। तब मेरे को समझ आया भाई हम्म, ये सब्जेक्ट इतना, मतलब तुम समझो उसके सामने EISSM है, और उसमें मेरे को एग्जामेशन आई है। और एग्जामेशन मतलब उस समय तो, अभी जैसे EISSM है तब ITSM हुआ करता था, तो मेरे को उसमें एग्जामेशन आ गई जिसमें बच्चों का रोना बंद ही नहीं हो रहा है। ऑडिट में भी रोना बंद नहीं हो रहा है, पर ऑडिट में जब मेरे को 40 समझ आए ना तो मेरे को समझ आ गया बेटा यहाँ तो तू बाल बाल बच गया, सीए फाइनल में ये सब्जेक्ट तेरे को लेके डूबेगा। तो मैं तो सीए फाइनल की पढ़ाई शुरू करा ना, फर्स्ट डे से मैंने प्लान बना लिया, तो ऑडिट में रोज पढ़ूंगा, ऑडिट मेरी जान मांग लेगा मैं दे दूंगा, लेकिन ऑडिट को पीछे नहीं छोड़ूंगा। और इतना करने के बाद भी मेरे सीए फाइनल में सबसे लिस्ट मार्क ऑडिट में था। बस फर्क ये था कि उसमें मैंने इतनी मेहनत कर ली थी कि 56 आ गया था लीस्ट में भी। पर वो सबसे खराब मार्क्स थे मेरे ऑडिट में, सीए फाइनल में। तो वो होता है तुम्हारा एक वीकनेस होता है, जो तुम्हारी दर्द बन जाती है, पर वो अल्टीमेटली मार्क्स देता है तुमको। बट एनीवे गाइस, आई डोंट नो इफ यू हैव एवर सीन एनी एकेडमिक फेलियर, बट हाउ डज अ पर्सन हु फेल्ड हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन कि हम पास हो जाएंगे, कोशिश करी पूरी सी, कहीं कमी छोड़ी होगी, जरूर छोड़ी होगी, पर हाउ डू वी रीस्टार्ट? How do we start again with the same enthusiasm? How do we go about it? मतलब क्या करें? सर अभी जैसे कि मेरा एक फ्रेंड ही है जो मतलब मेरे साथ ही उसने क्लासेस सब लॉ ऑनलाइन किया है वो सब किया, वो फेल हो गया है। तो मैं उसको वही बोलता हूँ कि 2-3 डेज अभी ब्रेक ले ले, अभी थोड़ा मतलब कोप अप कर ले, जो ग्रीफ है उससे बाहर आ जा, और फिर वापस तेरे को स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा मतलब। और अभी तो उसको मैंने बोल दिया कि अभी पहले से ही प्लानिंग स्टार्ट कर दे, 2-3 मंथ्स है आप तेरे पास। तो सबसे पहले सर, अब उसको कंफर्म करना पड़े जो भी फेल हुआ है कि उसको कहाँ से अभी फैकल्टी से लेक्चर लेने भी है या नहीं लेने, जो उसका सब्जेक्ट वीक लग रहा है उसको उसके लेक्चर्स ले ले, वापस अंडरस्टैंडिंग बिठा ले, और फिर लर्न बाय हार्ट करना स्टार्ट करे। क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की कि कहाँ पे आपकी वीकनेस है, और उसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। क्योंकि जल्दी एक प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, देखो आई एम ऑल्सो फैकल्टी फॉर, सो आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ इट कहाँ से आ रहे हैं, बट ऑलमोस्ट हर फैकल्टी कहीं ना कहीं विद एन इंटेंट टू प्रोबेबली रीच टू मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या प्रोबेबली टू इंक्रीज देयर सेल्स, थोड़े भी चेंजेस है ना, वो आकर के वो कह रहे हैं कि हमारे में बहुत चेंजेस है, क्लासेस करो, चेंजेस है, क्लासेस करो। अभी अगर कोई बच्चा बोथ ग्रुप दिया था वो फेल हो गया, अब वो 6 सब्जेक्ट की क्लासेस करके 2 रिवीजन करके एग्जाम तो नहीं जा पाएगा। तो मैंने तो हम्म। उनको गाइडेंस में ये कहा था, तुम लोग मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट, और अति हो गई तो 3 सब्जेक्ट का तुम क्लासेस ले लो। पर वो क्लासेस सिर्फ इसलिए नहीं होना लेना क्योंकि वो कोर्स में चेंज हुआ है, ऑल्सो द रीजन शुड बी इट इज योर वीकनेस, राइट? पर क्या है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि देयर इज अ न्यू सिलेबस कमिंग अप, वरना क्या यस। होता है, 6 बच्चे बच्चे किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं लेते वरना तो। पर क्योंकि 6 सब्जेक्ट आपका नया का नया है, और क्योंकि हर किसी में चेंजेस है, अभी लॉ में जैसे तुम लोग समझोगे, इन्होंने 3 चैप्टर ऐड किए। अब इन्होंने 2 चैप्टर जो लाया, एक फेमा लाया है सीए फाइनल से, एक फॉरेन कंपनी लाया है सीए फाइनल से, और एक एलएलपी एक्ट लाया है फाउंडेशन से, लेकिन एलएलपी एक्ट फाउंडेशन में छोटा सा पोर्शन है। इन्होंने और आगे का पोर्शन जो सीए फाइनल में कवर होता था वो भी ले आए इंटर। अब बच्चे को वो 3 चैप्टर पढ़ने के लिए एडिक्वेट समय, वो चाहे 25 घंटा हो 30 घंटा हो, देना पड़ेगा। ये तो किया। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, चैप्टर वाइज चेंजेस अलग कर दिए। मतलब जैसे आपको अगर याद होगा, रजिस्टर ऑफ चार्जेस चैप्टर था, उसमें अगर 10 सेक्शन है, 10 में से सिलेबस में हमारे सिर्फ 6 सेक्शन था, बाकी 4 इन्होंने ऐड नहीं किया था क्योंकि वो फालतू थे, तो उन्होंने वो भी ऐड कर दिए। क्यों? अब उनको फालतू नहीं लग रहे। तो ये इन्होंने ऐसे अंदर अंदर के चेंजेस किए हैं ना, कि बच्चे को समय देना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, बट एट द सेम टाइम हर सब्जेक्ट को कितना समय दे, तो बच्चा बहुत इम्बैलेंस चल रहा है। बट एनीवे यू आर राइट, अभी 2-3 दिन क्रिबिंग का तो खत्म हो गया, अभी वो समय हो चुका है, अब इनको हम्म। करना पड़ेगा शुरू। तो आप बोल रहे हो पहले लेक्चर्स ले लो, और उसके साथ क्या करें? सिर्फ दिन भर लेक्चर्स देखेगी, कुछ खुद से भी पढ़ाई शुरू करें? या जो आपके सबसे वीक सब्जेक्ट है उसके लेक्चर ले लो, और उसके बाद जो आपको जिसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है और जहाँ पे बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है, तो उसका आपको अभी से प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस ऐसा स्टार्ट कर देना चाहिए। जो स्टार्ट कर प्रैक्टिकल दे, है उसमें आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर दो, और जो थियरी है उसको लर्न बाय हार्ट करना स्टार्ट कर दो। राइट, ओके। और क्या करना चाहिए आदित्य? डू यू वांट टू ऐड, हाउ डू वी स्टार्ट, लाइक व्हाट डिफरेंट शुड वी डू दिस टाइम? सर वही डिसाइड करना चाहिए पहले अपने मतलब वीक सब्जेक्ट्स कौन से और स्ट्रेंथ कौन सी है।
तो स्ट्रेंथ है तो उसको थोड़ा मतलब उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे एकदम, मतलब उसको भी थोड़ा बहुत तो स्ट्रेंथ प्रैक्टिस को करना ही चाहिए ना। और अच्छे से एग्जाम्शन की तरफ लेके जाना होगा, राइट। और वीकनेसेस पे एफर्ट डालने पड़ेंगे। और वीकनेस पे एफर्ट डालो, क्लासेस लेनी, अगर मतलब जिस सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसकी क्लासेस ले लो, और नहीं तो है तो जरूरत नहीं क्लासेस की। है तो खुद से बुक्स बुक्स लेकर के खुद से पढ़ना शुरू कर सकते हो आप, वट एवर सूट्स यू, वट एवर फ्रूट्स योर बोट। बट जैसे जल्दी अगर कोई स्टूडेंट कहता है सर मैंने पिछले बार में एक ग्रुप दिया था, मैं फेल हो गया, क्या मेरे को इस बार दो ग्रुप देना चाहिए? सर अब ये तो उसके खुद पे डिसीजन के ऊपर है कि अब वो कितना प्रेशर ले पाएगा ये 2-3 दिन में। मतलब अभी प्रेशर ले उसने। पाएगा, सी दैट इज द वर्ड, गाइस माइंड द वर्ड, ही डिडंट से कि कितना केपेबल है, कितना स्मार्ट है, कितना हार्डवर्किंग है, नहीं, कितना प्रेशर ले पाएगा। आप अगर एक ग्रुप देकर के आपने एक ग्रुप फ्लंक किया है, तो देयर इज डेफिनेटली सम रीजन। देखो जैसे मैं बताता हूँ, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो जो दोस्त है मेरा, वो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं ले पाता, उसको चिल मूड में काम करने दो ना, वो दुनिया का रॉकेट साइंटिस्ट बन जाएगा वो। पर अगर तुम उसको प्रेशराइज करोगे, वो 5+5 भी 11 बोलेगा। So he is not meant to work under pressure. On the contrary, I am meant to work under pressure. मेरे को ढील छोड़ दोगे ना, मैं पढ़ाई भी नहीं करेगा। पर मेरे को दे दोगे एक महीना है तेरे को इतना करना है, मैं कर लेगा। So there are different kinds of people. Now, if he cannot take pressure, maybe even if he is very smart, both group may not be the right answer for him, because एग्जाम के पहले जब इंसान टूटता है, तो फिर नहीं बच सकता भाई, वो आईसीआई के प्रेशर से नहीं बच सकता वो। सो इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर। बट मेरा इस पे पर्सनली जल्दी इसमें मेरा आंसर क्या रहता है ना, मेरा आंसर अभी वाले बच्चों के लिए ये है कि तुम एक ग्रुप दिए थे, यू फ्लंक्ड। उस एक ग्रुप के जो 3 सब्जेक्ट पढ़े थे, ऐसा तो नहीं है आपको पढ़ना नहीं है दोबारा, उसमें वापस से चेंजेस हुए होंगे, उसमें वापस से आपको पढ़ना है। और कुछ कमी रही थी इसलिए फेल हुए थे ना, मतलब उसमें काम करना बाकी है। और उसके सामने एक नया ग्रुप, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड टेकिंग टू अ लेवल ऑफ पासिंग जस्ट इन द रिमेनिंग 4 मंथ साउंड्स अ लिटिल डिफिकल्ट। सो यस, आई ऑलवेज डेफिनेटली। से ट्राई करो, स्टार्ट करो, जो ग्रुप दिया था उसको तो पूरा कंट्रोल में लेके चलो, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा 3-4 घंटा दूसरे ग्रुप को डाल के देखो। एग्जाम के 1.5-2 महीना पहले डिसाइड करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में कि आप बोथ ग्रुप दे सकते हो कि नहीं दे सकते। पर आज एक बार अपने आप को एफर्ट तो करके दिखाओ, कितनी मेहनत करने को राजी हो गया तुम। सोचना अलग होता है, करना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट। व्हाट एल्स यस। गाइस, what do you want to add? We'll actually bring this on a closing note, guys. क्लोजिंग नोट पे मेरे को बस आप लोगों से एक्चुअली उन्हीं बच्चों के लिए जानना है कि May 24 का एग्जाम डेफर हो सकता है, राइट। देयर इज अ पोटेंशियल कि May 24 का यस। एग्जाम डेफर हो सकता है बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। सो अभी वो लोग शेड्यूल वेड्यूल बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, कुछ बच्चे फेल हो रखे हैं, कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। As a piece of closing advice, give them 3 advice to each of them as to what should they be focusing on. क्लासेस वगैरह शुरू कर लिए, रिवीजन वगैरह प्लान कर लेंगे, बट व्हाट एक्स्ट्रा शुड दे बी फोकसिंग ऑन सो दैट May 24 इज देयर अटेम्प्ट एंड दे क्लियर इट इन वन? फर्स्ट थिंग जो मैं बताना चाहूंगा, फर्स्ट तो आप सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल हो या थियरी हो उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रख के चलना, क्योंकि जो सीए के एग्जाम होते हैं वो सिर्फ रट्टा मारने से नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्चुअल रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे केस स्टडी बेस्ड आते हैं। फिर सेकंड जो आपका होगा, वो आप साइड बाय साइड अपने नोट्स बनाते चलो कि जो समराइज करते चलो, जो भी आपको टफ लग रहा है सब समराइज करो। और थर्ड थिंग जो होगा, आप सारे के सारे टेस्ट सीरीज दो, और जो एमटीपीज जो होते हैं वो भी ऑफलाइन जाके दो। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन बैठ के जो पेपर देख ली, वहां पे ऑफलाइन बैठो, 3 घंटे में आपका क्या पेपर खत्म हो रहा है, क्या आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, प्रेशर कैसे हैंडल कर पा रहे हो, वो 3 घंटे में वो देख लो। क्योंकि जो फाइनल एग्जाम्स हो गए आपके May 24, या अगर डेफर हुआ तो उसके बाद, तो उसमें 3 आवर्स में आप कैसे सारा आपको जो आता है वो एक पेपर में लिख सको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज पकड़ के चलो, पक्का यू विल बी एबल टू क्लियर दिस टाइम। This is a very, very great advice, Jaldi. Thank you so much. And Adit, you want to add 3 points? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जो बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं अभी, मतलब जो अपना शेड्यूल बना रहे हैं, उनको May 24 के हिसाब से बनाना चाहिए प्लान, नहीं क्यों डेफर हो जाए, क्योंकि वर्स्ट सोच के चलना चाहिए ना अपन को। तो उनको डेफर का नहीं सोचना चाहिए, राइट। हाँ मतलब प्लान तो May के हिसाब से बनाना चाहिए, फिर डेफर हो जाए तो अच्छा है ना, रिवीजन का टाइम मिल हाँ, जाएगा एक्स्ट्रा। बट आप मेंटली ना ये चीज के लिए रेडी रहना राजा। क्या होता है ना, जैसे एग्जाम अगर बचा है 1 महीना, और आप रेडी हो, आपको पता है 1 महीना बस और लड़ाई है, मैं लड़ लूंगा, और उतने में आप रेडी हो क्योंकि आपने शुरू से मैं सोच के चला, और अचानक से कोई आके बोल दे नहीं भैया एग्जाम अभी 20 दिन खिसका रहे, तो वो 20 दिन आपकी स्ट्रेंथ बनने की जगह जो बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं ना, उनकी वीकनेस बन जाती है, क्योंकि उनको नहीं पढ़ा जाएगा उनसे 20 दिन इतना। तो वो आप बैक ऑफ द माइंड में मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि एक समय आएगा, मैं अभी 6th गियर में चलूंगा,
पर आगे जाके एक स्पीड ब्रेकर आने वाला है, उसमें शायद मेरी गाड़ी उछलेगी भी, बट आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि भैया एक पंगा तो होगा हमारे साथ, ठीक है। दैट इज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस। बट व्हाट एल्स आदित्य? तो वही है मतलब, अगर रिकॉलिंग वाली टेक्निक स्टार्ट कर सकते तो बेस्ट है वो, क्योंकि मेरे लिए तो वर्क किया वो, तो ट्राई कर सकते उसको। विल ट्राई दैट। अगर बच्चों आप लोगों को रिकॉलिंग टेक्निक वाले पे आदित्य से और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट। मे बी व्हाट वी विल डू इज, मे बी आदित्य से मैं सारी चीजें समझ करके वो क्या करता था एग्जैक्टली समझ करके आप लोगों के लिए एक वीडियो बना लूं, या आदित्य के लिए अलग से उस पे एक सेशन करवा लें अपन। बट यू विल हैव टू लेट अस नो इन द कमेंट दैट यू नीड इट सो दैट इट मे बी हेल्पफुल। बट रिकॉलिंग का क्या है वो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, बट डिटेल में अभी हमने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। एनीथिंग एल्स आदित्य दैट यू वांट टू ऐड? सर मतलब एटलीस्ट हर एग्जाम, हर वो जितने भी अपन पेपर दे रहे हैं उनका थोड़ा बहुत मतलब पीवाईक्यू तो करना ही चाहिए ना, दो तो एटलीस्ट, ऑफ ताकि कोर्स, अपना ऑफ टाइम कोर्स। मैनेजमेंट पूरा हो जाए ना। हाँ, तो वो कह रहा है 3 घंटे का जो पेपर है वो गेम खेलना बहुत जरूरी है, जो जल्दी ने भी बोला। सो राइटिंग प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम एग्जाम प्रेशर में राइटिंग प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से पहले स्टूडेंट स्टडी स्टार्ट करो, जैसे हमारे क्लासेस के साथ जो भी टेस्ट होते हैं वो टेस्ट लिखो, क्लासेस के साथ टेस्ट नहीं दे रहे हो, पर टेस्ट के लिए हम लोग यूजुअली टेस्ट सीरीज फलाना ढिमकाना ढूंढते, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे क्वेश्चन बैंक भी है आपके पास, उसको उठा करके क्वेश्चन, आपने 4 क्वेश्चन रैंडम टिक मार दो, वो 4 क्वेश्चन आपका टेस्ट का पेपर है, वो 4 क्वेश्चन पढ़ो, उसके आंसर खुद से लिखो, पढ़ो आंसर लिखो। अभी बच्चे क्या बोलते हैं जल्दी, बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, कहते हैं सर आप ना एमसीक्यू में आंसर ऐसे नीचे मत दिया करो, हम लोग देख लेते। तो आप लोग ना 4 पेज घुमा के दिया, मतलब तेरे लाइफ में अगर ये सेल्फ कंट्रोल नहीं है कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर सोचूंगा और फिर मैं आंसर देखूंगा, कैसे हम अपने प्लान्स कैसे एग्जीक्यूट करेंगे अगर हमारे में इतना बेसिक सेल्फ कंट्रोल नहीं है? तो इतना तो हमें होना पड़ेगा ना। तो आपके पास क्वेश्चन बैंक में माना नीचे आंसर है, और आप ऊपर ऊपर से थोड़ी सी देख के चोरी भी कर लो, तब भी आप उतना अप्रोप्रिएट आंसर नहीं लिख पाओगे। व्हाट मैटर्स इज यू एक्चुअली राइट इट डाउन टिल द एंड वर्ड। हम लोग शुरू कर देते हैं, हम सोचते हैं हाँ ऐसा लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे, और फिर हम छोड़ देते हैं कि हाँ ये तो मैं लिख लूंगा करके। अच्छे ऐसा मॉक टेस्ट देते हैं, पता है पेपर आता है, बोलते हैं हाँ फर्स्ट वाला ये तो वही वाला था, क्वेश्चन बैंक में देखा था, हाँ ये दूसरा वाला नया लग रहा है, ये देख लेंगे अपन, थर्ड वाला। और ऊपर से ऐसा आंसर सोच लेते, कहते हाँ यार पेपर तो लिख लेता, अच्छा पेपर था। ऐसा नहीं होता, यू हैव टू राइट इट डाउन। बट आई गॉट योर पॉइंट आदित्य, थैंक यू सो मच। एंड आई वी नोटेड दैट यू सेड कि हमको पेपर लिखना है, एंड जल्दी थैंक यू सो मच फॉर एडिंग सो मेनी पॉइंट्स। दोस्तों आप लोगों का कोई भी और क्वेरी होगा तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई थिंक जल्दी एंड आदित्य दोनों लिंक्डइन पे अवेलेबल है, इफ यू वांट टू रीच आउट टू देम, राइट। और अगर तुमको इनके नंबर चाहिए तो तुम कमेंट में मैसेज कर लो, सर लोग अगर देंगे आपका नंबर तो रख लेना। बट आई थिंक वी कैन ब्रिंग देम मोर टू दीज सेशंस इफ यू नीड देम। बट थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम, एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन फॉर योर रैंक। आई एम श्योर हमारे जो ऑडियंस है उसमें से भी कुछ बच्चे देख रहे होंगे, वो आपको मैसेज करेंगे आज से मैं अटेम्प्ट के बाद कि सर आपकी इंटरव्यू देखी थी तो उसमें ये सीखा आपने। ओके, बिफोर वी एंड गाइस, तुम्हारे पास कोई जल्दी, आई थिंक आदित्य का कोई टेक्निकल इशू है, मेरे को बताओ जल्दी, वाज देयर एनी मोटिवेशनल लाइन दैट केप्ट यू गोइंग? मोटिवेशन में क्या, आप जो यूट्यूब पे आप जो कम्युनिटी पोस्ट रखते थे वो मैं हर रोज मतलब रीड करता था सुबह उठ के। आप कोई आपका कम्युनिटी पोस्ट आता था कोई मोटिवेशन वाला, तो वो मुझे रोज सुबह पढ़ाई स्टार्ट करने में बहुत हेल्प करता था। परफेक्ट। बट उसके अलावा जैसे मेरा एक एक लाइन था सीए फाइनल में, मेरा एक बहुत प्यारा लाइन था कि निशान चूक माफ नहीं माफ नीचू निशान। मतलब यू एम फॉर अ रैंक एंड यू मिस यस। इट, इट्स फाइन, बट इट्स नॉट ओके टू नॉट एम हाई। मतलब वो तो अलग ही यूजर हो गया। तो ऐसा आपका कोई प्रॉपर मोटिवेशनल लाइन था ऐसा? नहीं सर, ऐसा प्रॉपर मोटिवेशन लाइन नहीं था मेरा कोई। ठीक है, मतलब मैं मेरा यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट आपके सोर्स ऑफ यस। मोटिवेशन था, यस ठीक है। सर। आदित्य आपका एनी मोटिवेशनल लाइन दैट केप्ट यू गोइंग थ्रू आउट दिस सर टफ मेरा फेज? भी क्या राजा? सर, दिस फेज टू पास, ऐसा, ये समय भी निकल जाएगा, मेहनत करनी है ये बस। समय, दिस शैल टू पास, दिस शैल टू पास, ठीक है। मतलब कितना दर्द था भाई, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। बट एनीवे गाइस, नाइस चैटिंग विद यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई विल सी यू अगेन। दोस्तों आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा तो कमेंट पे 3 चीजें वो बताओ जो आप सीख करके जा रहे हो इस वीडियो से, ताकि बाकी बच्चे जो है वो उसको पढ़ करके सीख सकें। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना फॉर द रैंक्स दैट दीज पीपल गॉट। कंग्रेचुलेशन ऑन योर अचीवमेंट गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड आई विल सी यू, टेक केयर, दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ।